हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपने पढ़ेंगे फ़नॉन के बारे में, यानी कंसेप्ट ऑफ फ़नॉन्स। पहले बता देता हूँ, ये वीडियो या ये कहूँ इस कंसेप्ट को मैं 2 वीडियोस में पूरा करूँगा। फर्स्ट वीडियो में इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में और कुछ इसकी प्रॉपर्टी और करैक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। सेकंड पार्ट में इसका कुछ थ्योरेटिकल और कुछ इसके जो परफॉर्मेंस है फ़नॉन्स की, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कन्फ्यूजिंग टॉपिक नहीं है, इतना थोड़ा सिंपल टॉपिक है। अगर आप उसको सिंपल वे में समझते हैं तो किस प्रकार से छोटी भाषा में अगर बात करूं, जिस प्रकार लाइट को ट्रैवल करने के लिए फोटोन की आवश्यकता होती है। फोटोन जो होते हैं लाइट के पैकेट्स होते हैं, अपने बोलते हैं एनर्जी के पैकेट होते हैं, तो उनको अपने क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। इसी प्रकार साउंड को ट्रैवल करने के लिए, यानी जो अपने बोलते हैं वो साउंड एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसको ट्रैवल करने के लिए फ़नॉन की आवश्यकता होती है। और ये फ़नॉन भी एक एनर्जी का पैकेट होता है। और फ़नॉन साउंड के लिए ज़रूरी है और फोटॉन्स लाइट के लिए ज़रूरी टर्म्स है। ठीक है, तो अगर मैं थोड़े से बात करूं तो ये 1932 इग्नो टैम एक साइंटिस्ट था, उसके द्वारा दिया गया था। रशियन साइंटिस्ट था। ये कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो क्या होता है, अब देखो साउंड किस प्रकार से निकलता है। डेफिनेशंस लिखी हुई है इसकी मैंने 2, आप उसको बता देता हूँ। उसके बाद पहले आप सुनिए कि साउंड किस प्रकार से जनरेट होता है, किस प्रकार से बनता है। ठीक है, अगर अपने पास स्कूलों में जो घंटी होती थी उसके ऊपर अगर अपने कोई हथौड़ा मारते थे, कोई पित्तल की होती थी या मेटल की होती थी, तो उसमें एक तेज आवाज़ निकलती थी। ठीक है, तो वो किस प्रकार से होता था कि उसके अंदर जो एटम्स होते थे वो वाइब्रेट करने लग जाते थे। जब मैं उसके ऊपर चोट मारता तो वाइब्रेट करने लग जाते थे। इस वाइब्रेशन के कारण ध्वनि या साउंड उत्पन्न होता था। ठीक है, साउंड जनरेट होता था, जिसके द्वारा अपने को साउंड सुनाई देता था। वो तो होगी साउंड जनरेट करने की। ठीक है, तो इसमें देखो मैं एक लाइन पढ़ रहा हूँ कि ए यूनिट ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी, यानी कंपन ऊर्जा या वाइब्रेशनल एनर्जी की यूनिट अपने पास क्या होती है, फ़नॉन होती है। दोबारा सुनिए, वाइब्रेशनल एनर्जी की जो यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं, फ़नॉन बोलते हैं। ये कब होती है अपने पास, जब एटम्स ऑसिलेट करते हैं। ऑसिलेट क्या होता है कि इस प्रकार से दोलन करना भी बोलते हैं इसको हिंदी में, और वैसे इसको ऑसिलेटिंग बोलते हैं कि एक जगह पर वापस आ जाना एक निश्चित समय अंतराल के बाद, उसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेटिंग। ठीक है, तो एक डेफिनेशन अपने पास आ गई कि यूनिट ऑफ वाइब्रेशन एनर्जी इज कॉल्ड द फ़नॉन दैट अराइज फ्रॉम द ऑसिलेटिंग एटम विद इन ए क्रिस्टल। ये किसी क्रिस्टल के अंदर होगी, किसी मेटल के अंदर होगी, किसी धातु के अंदर होती है। लेकिन जो फोटॉन्स होते हैं उनको एक मीडियम की आवश्यकता नहीं होती ना। जो अपने पास कह सकते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, वो एक तरह की जिसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसके अंदर एक मीडियम की ज़रूरत होती है। क्रिस्टल्स एक मीडियम का काम करता है। और इसमें क्या होता है कि ये एटम है, अपने एटम्स के अंदर जो बॉन्ड्स बने होते हैं उसको अपने क्या मानते हैं कि वो एक स्प्रिंग की तरह होते हैं, एक स्प्रिंग की तरह होते हैं। जब इस पर कोई अपने फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि ये जो स्प्रिंग्स है वो कंप्रेस होता है और रिलीज होता है, जिसके कारण कि एटम्स में क्या होती है, वाइब्रेशंस होती है। जब ये वाइब्रेशन होगी तब अपने पास क्या आएगा, साउंड आएगा। और साउंड अब जिस एनर्जी के साथ इसके अंदर ट्रैवल करता है उसको अपने एनर्जी, किस एनर्जी से ट्रैवल करेगा, एक वाइब्रेशन एनर्जी से ट्रैवल करेगा, उसकी यूनिट को क्या बोलेंगे, अपने फ़नॉन बोलेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी हुई तो एक तो इसके अंदर अपने पास क्या होगा, हीट जनरेट होगी, और एक अपने पास क्या जनरेट होता है, साउंड जनरेट होता है। एक हीट जनरेट होती है और एक अपने पास क्या होता है, साउंड जनरेट होता है। अच्छा ठीक है, एक बात और करते हैं कि कोई वेव्स का ऐसा पैकेट, दोबारा सुनिए, वेव्स का ऐसा पैकेट जो किसी क्रिस्टल से क्या है, एक डेफिनाइट एनर्जी और मोमेंटा के साथ पास हो जाए या ट्रैवल हो जाए। ये अपने पास कोई क्रिस्टल है, इसके अंदर मैं कोई एनर्जी इस प्रकार से पास कर रहा हूँ। इस एनर्जी जो वेव्स है अपने पास, इसके पास मोमेंटम भी होना चाहिए। ठीक है, मोमेंटम भी होना चाहिए और एनर्जी भी होनी चाहिए।
जब ये दोनों इसको लेके इस क्रिस्टल से पास हो जाता है तो इस प्रकार की वेव्स को अपने क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। और ये किस मैकेनिक्स में बोला जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर बोला जाता है। ठीक है, ये क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर अपने पास बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद। तो स्टूडेंट्स अब अपने बात करते हैं, अपने पास कोई सॉलिड है। अब सॉलिड के अंदर क्या आता है, अपने पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स बहुत प्रकार के होते हैं, उसके अंदर फोनॉन्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। लेकिन इसमें मैं दो इंपॉर्टेंट्स जो मेन उसके एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और एक होते हैं अपने पास फोनॉन्स। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, अपने बोलते हैं ना इतना इसके ऊपर चार्ज है, वो सारी इसकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के अंदर आता है। इतना लाइट अपने कह सकते हैं कि इसके अंदर से मैं अगर करंट पास करता हूँ, कितना करंट इसमें फ्लो होता है, कितनी इसकी रेजिस्टेंस है, वो सारा इसका इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसके अंदर, कम है, कौन सा टाइप है, कौन सा सेमीकंडक्टर है, ये सब उसके इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन फोनॉन के अंदर क्या होता है, ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो एक तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी थर्मल प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, वो थर्मल प्रॉपर्टी यानी अपने बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर बॉन्ड्स होते हैं, वो वाइब्रेशन जितना ज़्यादा करेंगे उतनी एनर्जी जनरेट होगी, कौन सी, थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो थर्मल एनर्जी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है अकोस्टिक एनर्जी। ठीक है, अकोस्टिक एनर्जी, अकोस्टिक्स क्या होता है अपने पास, इसको बोलते हैं ध्वनि। ठीक है, हिंदी में इसको बोला जाता है ध्वनि। ध्वनि के लिए भी ये अपने पास रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अंदर कितनी अकोस्टिक प्रॉपर्टी है, कितना इसके अंदर ध्वनि को उत्पन्न करने की क्षमता है अपने पास। एक अगर मैं मेटल को किसी हैमर से मारता हूँ या ठोकता हूँ तो उसके अंदर ज़्यादा अपने पास साउंड जनरेट होता है अगर मैं किसी लकड़ी को मारूँ या किसी अगर मैं मिट्टी या बात करूँ सॉफ्ट चीज़ को मारूँ। ठीक है, एक होता है उसके हीट ट्रांसफ़र को भी वो डिफाइन करता है। देखो किसी चीज़ का अगर टेम्परेचर चेंज करना है मेरे को तो उसको हीट देनी पड़ती है या उसे हीट वापस लेनी पड़ती है, तो वो कितनी हीट चाहिए उसके टेम्परेचर को चेंज करने के लिए वो भी फोनॉन्स ही अपने पास क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। अगर फोनॉन्स ज़्यादा है उसके अंदर तब वो हीट क्या होगी, हीट जल्दी ट्रांसफ़र होगी उसके अंदर और उसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ेगा। ठीक है, एक टॉपिक आता है अपने पास सुपर कंडक्टिविटी, जिसको अपने आगे पढ़ेंगे। सुपर कंडक्टिविटी का मतलब होता है अगर कोई अपने पास मटेरियल है, अगर अपने पास कोई मटेरियल है उसका मैं टेम्परेचर एक जैसे उसका टेम्परेचर मैं इतना कम कर दूं जैसे -42 केल्विन के पास कर दूं, जो कि पॉसिबल नहीं होता लेकिन पॉसिबल किया जा सकता है बड़े रेफ्रिजरेटर्स के द्वारा, तब उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो इन्फिनाइट हो जाती है। थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, पेरिस्टेट करंट बोलते हैं। जैसे ये मेरे पास कोई एक एटम की कोई अपने पास चक्री बोल सकते हैं या इसको कोई वल्या बोल सकते हैं, कोयल बोल सकते हैं अपने इसको कोयल। इसको मैंने एक ऐसे रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दिया जहाँ पे उसका टेम्परेचर -42 केल्विन हो गया, -42 केल्विन हो गया। ये बहुत ज़्यादा कम होगा, आप सोच भी नहीं सकते इतना कम। तब इसके अंदर मैं अगर करंट छोड़ूं, इसके अंदर मैंने 5 वोल्ट या 5 एम्पियर करंट इसके अंदर मैंने छोड़ा, तो मैं 50 साल बाद आऊँगा तब भी उसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो होता रहेगा जब तक ये टेम्परेचर बना रहेगा। ठीक है, तो इतने स्मॉल टेम्परेचर पर, इतने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम करने पर भी उसमें जो कंडक्टिविटी है वो इनफिनाइट हो जाती है, यानी उसके अंदर प्रतिरोधकता या कहूँ रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाती है, वह रेजिस्टेंस होता नहीं। तो इस सुपर कंडक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए फोनॉन की ज़रूरत पड़ती है। साउंड की तो अपने पता ही भी, साउंड के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है जी, साउंड के लिए अपने पास क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब अपने बात करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, फोनॉन्स की कुछ सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो फोनॉन्स है वो क्वांटाइज्ड एनर्जी है। ठीक है, जिसको अपने बोलते हैं हिंदी में क्वांटीकृत एनर्जी, यानी ये 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और इसी प्रकार n नेचुरल नंबर भी हो सकती है। लेकिन ये कभी ना तो हाफ होगा
ना कभी डाई होगा, ना मतलब फुल इंटीजर होगा वो। ठीक है जी। नेक्स्ट, ये कौन से स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं? ये बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं। शायद मैंने स्टैटिक्स आपको सेकेंड ईयर में भी करवाया था, अगर नहीं करवाया तो करवाएंगे। और फोनॉन्स क्या होते हैं? बसॉन्स होते हैं, एक तरह के बसॉन्स। जो बोस आइंस्टाइन में जो पार्टिकल्स एज्यूम किए जाते हैं उनको बोला जाता है बसॉन्स। ठीक है, तो फोनॉन्स बसॉन्स ही होते हैं, यानी जितनी प्रॉपर्टी बोसॉन्स रखता है उतनी ही फोनॉन्स रखता है, तो ये सिमिलर होते हैं। जिनकी एनर्जी कितनी होती है बसॉन्स की? h कट ओमेगा होती है। अगर h कट ओमेगा बसॉन्स की एनर्जी है तो फोनॉन्स की भी एनर्जी कितनी होगी? h कट ओमेगा। फोनॉन जब ट्रैवल करता है तो अपने साथ क्या लेके जाता है? वो मोमेंटा अपने पास कैरी करता है। अपने पास क्या कैरी करता है? मोमेंटा कैरी करता है और एनर्जी भी कैरी करता है। ठीक है, अगर मोमेंटा कैरी कर रहा है तो उसके अंदर फोर्स या किसी चीज़ को परिवर्तन करने की क्षमता है। देखो क्या होता है मोमेंटम पर बात करें, F इजिकल टू एम, अगर मैं बाद में बताता हूँ आपको, P के लिए आएगा इसका। मोमेंटम कितनी खतरनाक चीज़ है उसके बारे में कुछ चीज़ बताऊँगा आपको कि फोनॉन्स आर मासलेस, इनका कोई वेट नहीं होता। वेट क्यों नहीं होता? वेट तो हालांकि ये एक अज्यूम्स पार्टिकल है, ये रियल में प्रेजेंट नहीं करता, बस माना जाता है कि जो उसके वेव्स एक तरह की वेव्स है। ठीक है, वेव्स का अपने नहीं कह सकेंगे इसका मासलेस है, मासलेस चीज़ है अपने पास, ये कहेंगे। ठीक है, ये फोनॉन्स अपने पास क्या है? मासलेस प्रॉपर्टी है। सेकंड बात, अगर अपने कोई किसी की स्ट्रक्चर ओपन करें, किसी NaCl की या किसी भी क्रिस्टल की, तब उसके अंदर अपने फोनॉन्स ढूंढने जाएँ तो अपने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक तरह का एनर्जी है, एक तरह की एनर्जी है, ना कोई पार्टिकल नहीं है। बस इसको पार्टिकल मान लेते हैं क्योंकि पार्टिकल की कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर होती है इसको ईजिली समझने के लिए। ठीक है, इसलिए अपने बोलते हैं कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर भी, इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर कोई पार्ट और प्ले नहीं करता, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर ये अपना कोई योगदान नहीं देता। थर्ड बात, ये ट्रैवल कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, तो इस प्रकार से फोनॉन्स की कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज़ है। कल इसके बारे में नेक्स्ट करेंगे और कुछ डिस्क्राइब करेंगे इसके बारे में ज़्यादा। अच्छा, मोमेंटम को समझिए थोड़ा सा, क्या चीज़ है। ठीक है, मोमेंटम थोड़ा सा, एक मास होता है, एक अपने पास क्या होती है? वेलोसिटी। एक मास होता है, एक अपने पास क्या होती है? वेलोसिटी। ना अकेला मास कुछ कर सकता है, ना अकेली वेलोसिटी कुछ कर सकती है। दोबारा समझिए। चलो मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ। सबसे पहले मेरे पास कोई रुई की गेंद है, या ये कहूँ कॉटन बॉल है। ठीक है, इसको मैं आपकी तरफ जोर से फेंकता हूँ तब आपके लगेगी, तब आपके लगती है आके, तो आपके कोई इफेक्ट नहीं होगा, आपकी कोई ज़्यादा चोट नहीं लगेगी, बस महसूस होगा कि मेरे लगी है। ध्यान रखना, कॉटन की बॉल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर वेलोसिटी तो थी, वेलोसिटी तो इसके अंदर बहुत प्रेजेंट थी, लेकिन इसके अंदर मास नहीं था, सफिशिएंट मास नहीं था। तो इसका मतलब ये हो गया कि अकेली वेलोसिटी कुछ नहीं कर सकती, अकेली वेलोसिटी कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं मास की बात करता हूँ, मान लो 10 टन का जो ट्रक है अपने पास, ठीक है, 10 टन का ट्रक किसी रोड पर खड़ा है, किसी रोड पर खड़ा है, क्या बिगाड़ लेगा किसी का? खड़ा है तो खड़ा है। ठीक है, तो इसके पास मास तो बहुत है, मास तो बहुत है, लेकिन इसके अंदर वेलोसिटी नहीं है, इसके अंदर वेलोसिटी नहीं है। तो ये दोनों अलग अलग कुछ नहीं कर सकते। अब मैं दोनों को मिला देता हूँ, m और v को मैंने मिला दिया और एक टर्म बना दी मोमेंटम, अब 10 टन का ट्रक स्पीड से आ रहा है, वेलोसिटी के साथ आ रहा है, तब आपके अंदर टकराए तो आपका क्या हाल होगा? आप बता देना खुद ही। इस प्रकार से मोमेंटम को भी समझ सकते हैं। ठीक है, सिंपल टॉपिक था, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मोमेंटम क्या होता है, फोर्स क्या होता है, थोड़ा सा मैंने बता दिया। ठीक है, तो बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।